इस वीडियो क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने सीटेट 2016 मैथ का सॉल्व पेपर लिया हुआ है और इस सीटेट 2016 में जो 30 प्रश्न मैथ से पूछे गए हैं, आज हमारा टारगेट है उन्हीं प्रश्नों को हल करने का और ये देखने का कि किस तरह के प्रश्न सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हम उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें और एक अभ्यास हमारा हो जाए एग्ज़ाम से पहले, जिससे हमें एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और देखिए, सीटेट के एग्ज़ाम में 100 जो पेपर पिछले वर्ष के होते हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही जो है महत्वपूर्ण होता है और उससे हमें जो है आत्मविश्वास आता है और प्रश्नों की एक रूपरेखा हमारे दिमाग में आ जाती है और वैसे प्रश्नों को ही हम टारगेट करके तैयारी करते हैं और अच्छे मार्क्स भी हम ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में हमारा जो है लक्ष्य यही है कि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट में, उन प्रश्नों को हम समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको हम लोग हल करें, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये सामने हमारे पास जो दूसरा सेक्शन जो कि होता है वो आपका मैथ साइंस से रिलेट करता है, तो उसी को हमने लिया हुआ है। पहले जो प्रश्न 1 से 30 तक हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के होते हैं, इसलिए प्रश्न जो है 31 से शुरू हुआ है और ये 31 से 60 तक पूरा मैथ का प्रश्न है। तो ये 31वां प्रश्न हमारे पास जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रश्न पे हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारे पास कि ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंकीय संख्या 547A 3 से विभाज्य है का योग है। यानी ये प्रश्न हमसे ये कहना चाह रहा है कि 4 अंकों की संख्या है, वो है 547A। अब यहाँ पर ए का वो सभी मान जिससे ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाए और फिर उन सभी मानों का योग निकालना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ए के उन सभी संभावित मानों का योग है। और कौन से ए के सभी मानों का योग निकालना है? जिनके लिए ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो चलिए देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम हमारे पास कहता है कि जो अंकों का योग हो वह 3 से विभाज्य हो। तो इसके अंकों का योग देखते हैं। 5 + 4 + 7 + A, ये हमारे पास आ रहा है 5 4 9 और 7 16, 16 + A आ रहा है। अब ये योग ए की जगह पे हम कौन सा मान रखें जिससे कि यह योग जो है वो किससे विभाज्य हो जाए? पूरा पूरा डिविजिबल हो जाना चाहिए 3 से। ठीक है, तो ए का संभावित मान हम लोगों को देखना है और उसका जोड़ निकाल देना है, योग निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जो कि एक अंक होगा तो ए का मान 1 से 9 के बीच में ही होगा, 0 से 9 के बीच में। तो देखिए ए का मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 + 16 16 आएगा जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो 1 रखेंगे तो 16 1 17, वो भी 3 से विभाज्य नहीं है। 2 रखेंगे तो 16 2 18 जो 3 से विभाज्य है। तो इसलिए ए का संभावित मान पहला हो गया 2। वैसे ही हम लोग 3 4 5 ऐसे 9 तक बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग कि 3 रखेंगे तो 16 3 19 नहीं विभाज्य है। 4 रखेंगे 20 आएगा। 5 रखेंगे तो 16 और 5 21 होगा जो 3 से विभाज्य है। तो इसलिए यहाँ पे 5 आ गया संभावित मान। 6 रखेंगे तो विभाज्य नहीं है। 7 रखेंगे तो भी विभाज्य। 7 रखेंगे तो 7 और 6 13 23 आ जाएगा। ठीक है, तो भी विभाज्य नहीं है। 8 रखेंगे तो 16 और 8 24 आएगा और ये क्या हो जा रहा है? विभाज्य हो रहा है 3 से, तो इसलिए 8 मान आएगा। और 9 रखेंगे तो 16 और 9 जो है सो 25 होगा जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो जो संभावित मान है वो 2 है, 5 है और 8 है। अब इसका जोड़ निकालना है तो जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये 5 2 7 और 8 कितना आ रहा है? 15। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वह कितना हो गया? 15। तो हमारा सही उत्तर आ गया 15। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम पर जो है ये प्रश्न है और ये विभाज्यता का नियम जो है वो आपको 2 से लेकर के 11 तक के अंकों का विभाज्यता का नियम है, उसको आप लोगों को याद कर लेना है और दिमाग में बैठा लेना है। उस पर प्रश्न बन सकते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम पर जो है वो कक्षा
1 से 5 और 6 से 8 दोनों, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको 11 के विभाज्यता का नियम पर विशेष ध्यान रखना है, 3 का, 9 का, इन सबों को भी ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पर। 32 है मेरे पास। वो दूसरा प्रश्न हमारा आ रहा है कि x का पावर 4 माइनस जो है वो है 256, और फिर है ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ये सब बीजीय व्यंजक दिए गए हैं और इन तीनों का हमें सार्व गुणनखंड निकालना है। सार्व गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो तीनों का हो, यानी जिससे तीनों विभाजित हो जाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए अब या तो हम तीनों को गुणनखंड करें और फिर देखें कि तीनों में कौन सा गुणनखंड उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, या इससे आसान विधि हमारा ये है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी से हम भाग कर लें और देख लें कि कौन से पूरा, तो ये और कठिन हो सकता है। तो हम लोग जो है सो यहाँ पर एक गुणनखंड प्रमेय है उसका प्रयोग करते हैं। गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि अगर ए से जो है x माइनस ए से, अगर x माइनस ए से जो है वो px यानी जो बहुपद दिया है अगर वो विभाज्य है, ठीक है, तब जो गुणन जो होना चाहिए वो pa 0 होना चाहिए। अगर गुणन x माइनस ए px का गुणनखंड है तो ये इम्प्लाइज करेगा कि pa कितना होगा, 0 होगा। तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि x प्लस 4 है, x माइनस भी 4 है, x माइनस 3, x प्लस 3 है, यानी जो मान आ रहा है, जैसे x माइनस ए में अगर a देखें तो या तो 4 है, माइनस 4 है, और 3 है और माइनस 3 है, यानी हमारे पास प्लस माइनस 4 आ रहे हैं ऑप्शन से और प्लस माइनस 3 आ रहे हैं। तो हम केवल ये देख लें कि 4 रखने पर सब में 0 आ जा रहा है कि 3 रखने पर 0 आ रहा है प्लस माइनस के साथ। तो देखिए पहला ही ऑप्शन जो आप व्यंजक है वह x का पावर 4 देखिए दिया हुआ है और माइनस 256 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए अगर हम 3 रखेंगे तो 3 3 9 या 27 आएगा जो 256 के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 4 रखेंगे यहाँ पर x के पावर 4 की जगह पे, तो ये 4 का पावर जो 4 है वह 256 होता है। 4 चौके 16, चौके 64, चौका 256, और 256 माइनस 256 क्या देगा, 0 दे देगा। यानी कि अगर 4 रखने पर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। तो पहले वाले का गुणनखंड देखिए x माइनस 4 है, x प्लस 4 नहीं है, x माइनस 3 भी नहीं है, x प्लस 3 भी नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, x माइनस 4। ठीक है, और यही सही ही होगा। और इसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप केवल दूसरे में देख लीजिए कि क्या 4 रखने पर 0 आ रहा है, क्योंकि पहला और दूसरा का हो जा रहा है तो तीसरा का ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, क्योंकि और कोई रखने पर 0 नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई सभी में रखने पर 0 होना चाहिए ना, तभी ना सार्वगुणनखंड होगा। तो दूसरा में भी आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू में जो है 4 रखिएगा तो 4 चौके 16, चौके 64 आ रहा है। और दूसरा में माइनस 4x² है, तो एक्स स्क्वायर 4 चौके 16, चौके 64, यानी 64 माइनस 64 ये 0 दे दे रहा है। अब फिर देखिए 3x माइनस 12 है, 4 रखिएगा तो 3x का मान 4 तिया 12 और फिर माइनस 12 ये भी 0, यानी इसमें भी 4 रखने पर 0 आ रहा है, यानी x माइनस 4 इसका गुणनखंड है। और वाकई में x माइनस 4 इसका सभी का गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का थोड़ा सा ट्रिक हम लोगों को इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसानी से हो जाता है, और नहीं तो अगर हम सबका गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसकी यहाँ पे हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम दिमाग लगा लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, इससे हमारी समय की भी बचत हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा जो है 33वां, कि ये बहुपद दिया है 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x प्लस 3, और इसको भाग दिया जा रहा है को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल जो आ रहा है वो 2x² प्लस k है, जहाँ अब k बराबर है किसके वो हमको निकालना है। तो इसके लिए देखिए 4x प्लस 1 को आपको इस एक्सप्रेशन में भाग देना ही पड़ेगा,
तभी जाकर के आपको मालूम चलेगा कि भाई भागफल क्या है। ठीक है, और उससे बराबर करेंगे तभी हमें के का मान मालूम चलेगा। तो इसके लिए देखिए ये भाग हमने दिया हुआ है आपके लिए कि 4x+1 से ये जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसमें हमने भाग दिया, और जब भाग दिया तो ये देखिए 4x से जब आ रहे हैं तो देखिए उसमें भी हम लोगों को दिया हुआ था क्या, 2x² प्लस के, ये दिया हुआ है, और फिर के का मान निकालना है। तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि पहला जो टर्म आएगा वो 2x² आएगा। तो देखिए 2x² से जब गुना किए 4x से तो ये आया, और भाग में चूंकि हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -6 और -2 -8 आ जा रहा है। फिर इस तरह से जब हम भाग दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो इस तरह से हमको भाग देने पर जो शेष आ रहा है वो 2x² माइनस 2x प्लस 3 आ रहा है, और शेषफल जो भागफल दिया हुआ है प्रश्न में वो 2x² प्लस के दिया हुआ है। तो ये 2x² प्लस के भाई किसके बराबर होगा, इसी के तो बराबर होना चाहिए। और वो भागफल यहाँ जो आ रहा है तो ये तो आ रहा है हमारे पास कितना, 2x² माइनस 2x प्लस 3। तो अब देखिए ये 2x² तो चूंकि दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न में दे रहा है और ये आ रहा है, तो दोनों तो बराबर होने चाहिए। तो ये 2x² तो देख रहे हैं आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो के जगह पे क्या आ रहा है, ऐसे भी देखें तो के प्लेस पे क्या आ रहा है, तो वो आ रहा है -2x प्लस 3। इसलिए जो के का मान होगा वह होगा -2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि x का जो मान आ रहा है -2x प्लस 3 आ रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए इस चीज़ को ये थोड़ा गौर करना है कि अगर प्लस को पहले लिखेंगे तो ये 3 लिख सकते हैं और फिर -2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 -2x पहला में ही लिखा हुआ है, फिर 3 + 2x -3, तो -3 तो आ ही नहीं रहा है, प्लस में आ रहा है, तो 3 - 2x इसको लिखा जा सकता है। इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये हमारे पास काम इसका हो जा रहा है कि इसको इससे आपको भाग देना है, जो भागफल आएगा उसको 2x² प्लस के से तुलना कर लेना है और देख लेना है कि के जगह पे क्या आ रहा है। तो आ रहा है 3 - 2x, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 34वां है कि 9x² प्लस 15x माइनस x और -1 - x प्लस x² के गुणनफल, यानी दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो जब गुना करेंगे तो देखिए जो है घात जो है सो बढ़ेगा, तो वही कहा जा रहा है कि गुणनफल में यदि x³ x² और x के जो गुणांक हैं वो a b c हैं, तो a + b - c का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग गुना करेंगे और देखेंगे कि x³ x² और x के क्या गुणांक आ रहे हैं, और उसी को हम लोग मान दे देंगे a b c, और फिर हल करके निकाल लेंगे कि a + b - c का मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि देखिए 9x² प्लस 15x माइनस x है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों नहीं हैं, तो हम पहले घात को या तो बढ़ते क्रम में लिख लेंगे या घटते क्रम में, जिससे कि गुना करने में हमारे आसानी होगी, और जो पावर्स भी आएंगे वो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आएंगे। तो घटते क्रम में हमने अरेंज करके फिर इसको गुना किया है, यानी ये 9x² माइनस x प्लस 15 लिखेंगे इसको। तो ये गुना करने पे देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, ये मल्टीप्लिकेशन किया है हमने, और ये हमारे पास आ रहे हैं इस प्रकार से एक्सप्रेशन। देख लेते हैं, जैसा कि हमने ये बात किया कि पावर को घटते क्रम में, तो 9x² जो -x लास्ट में था उसको पहले दूसरे स्थान पर ले आए हैं +15, और जो ये -1 - x x² प्लस x² था उसको हम लोगों ने x² - x - 1 लिख लिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप प्रश्न में देख रहे होंगे -1 - x पहले लिखा था तो उसको बाद में हम लोगों ने कर लिया है घटते क्रम में। अब जब देखिए गुना करेंगे तो 9x² x² से जब गुना होगा तो 9 एकम 9 रह जाएगा, लेकिन x² में जब प्रोडक्ट होगा तो पावर जुट जाएंगे, तो वो आ जा रहा है x का पावर 2 और 2 4। फिर -x से गुना करेंगे तो -9x का पावर, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने गुना किया हुआ है, यानी 9x² से सब तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -x से तीनों में करेंगे, फिर 15 से तीनों में करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास ये आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 4 कहीं नहीं है, इसको इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद -9x³ और -x³ मिल के -10x³ जुड़ जाएंगे। -9x² है यहाँ और +x² है, वो 15x² भी प्लस में है, तो प्लस वाले को जोड़ लें। 15 और 1 16x², 16 में से 9 घटेगा तो +7x²। ठीक है, और यहाँ -15x है, वो +x है, तो 1 घट जाएगा, तो -15 में से 1 घटेगा तो -14x और लास्ट में -15। x³ के गुणांक को a मान लेना है, x² के जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, उसको b मानना है, और x के कोफिशिएंट को c। तो ये आ रहा है -10, 7 और -14। लेकिन चूंकि हमको निकालना है -c, इसलिए ये -14 क्या हो जाएगा, +14। तो जोड़ देते हैं, 14 7 21, 21 में से 10 घटेगा तो 11। इस तरह से इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 11। ये जो प्रश्न हमारे पास था 34, उसका सही उत्तर 11। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये 35वां प्रश्न है हमारे पास, जो कह रहा है कि अगर x बराबर 1/9 है और y बराबर -3/4 है तो व्यंजक 81x² 81x² + 16y² - 72xy का मान है, इनमें से कौन सा मान आएगा। तो पहले देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है वो डायरेक्ट आप जो है सो xy का मान रख के भी हल कर दे सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगेगी। तो अब हमें दिमाग ये लगाना है कि क्या ये जो दिया गया व्यंजक है वो किसी सूत्र पर आधारित है। तो अगर सूत्र पर आधारित है तो उस सूत्र को लगाकर हम इसे छोटा कर लें, फिर xy का मान रखें। तो हम लोग यहाँ पे देखिए देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है हमारे पास 81x² + 16y² - 72xy, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इस 81x² को हम 9x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 16y² को 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, देखिए 9 चौका 36 दूना 72, यानी a² + b² - 2ab फॉर्म का ये है। तो -2 × 9x × 4y ये हम कर देंगे, तो ये 2 9 18 चौक 72xy हमको दे देगा। और a² + b² - 2ab का जो फॉर्मूला है वह है a - b का होल स्क्वायर। a की जगह पे 9x है, b की जगह पे 4y, इसलिए ये आ जाएगा 9x - 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब देखिए यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये देखिए 9x है, अब x के जगह पे क्या है, 1/9, तो यहाँ 1/9 - 4y है, तो -4y के जगह पे -3/4 का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये देखिए आ रहा है, ये तो 9 9 कट जाएगा तो 1 आ गया, और ये 4 4 भी कट गया, अभी माइनस जो है 1 हो गया और -3, तो माइनस माइनस यानी सेम साइन जब आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है प्लस आएगा प्रोडक्ट में, और जब अपोजिट साइन रहता है तो माइनस आता है। बस ये रटने की ज़रूरत नहीं है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ऐसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही बात याद रखना है कि सेम साइन अगर है यानी माइनस माइनस है या प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर अपोजिट साइन है चाहे वो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस तो माइनस आएगा। यहाँ चूंकि सेम साइन है इसलिए प्लस आएगा और +3 देगा और इसका होल स्क्वायर। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो कितना आएगा, 16। और देख रहे हैं हम लोग कि 25 9/16, तीसरा ऑप्शन है 16, इसलिए इस प्रश्न का जो 35वां प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा 16। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे ये कहा जा रहा है कि जो अभी है उसकी आयु अपनी बेटी की आयु का जो है वो कितना है, 2 गुना है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जो उनकी आयु के लिए भाई 5 वर्ष घटाना होगा हमें, तो 5 वर्ष पहले कहा जा रहा है कि उसकी जो आयु है यानी अभी की जो आयु है अपनी बेटी की आयु की कितने गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो बताइए यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसमें से कौन सा समीकरण सही है।
यानी समीकरण के रूप में हमको इसको व्यक्त करना है। तो देखिए बेटी की जो वर्तमान आयु है वो कितना है x, तो हम अभी की जो आयु है वो बेटी की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो इसलिए बेटी का जब जो है वो आयु x है, ये दिया हुआ है, हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे बेटी x है, तो अभी की आयु कितनी होगी, अभी की आयु होगी 2 गुनी है तो 2x होगी। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो बेटी की आयु जो होगी 5 वर्ष पहले वो कितना होगा, x माइनस 5 होगा, और अभी की जो आयु 5 वर्ष पहले होगी वह होगी 2x माइनस 5। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले जो दोनों की आयु है वह उसकी आयु यानी अभी की आयु 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। ठीक है, तो बेटी की आयु कितनी है, ये है, और अभी की आयु ये है। ठीक है, तो अभी की आयु अधिक होगी, लेकिन अपनी बेटी से कितनी अधिक होगी, 4 गुना। तो बराबर करने के लिए इसको 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यानी 5 वर्ष पहले जो ये अभी की आयु है वो अपनी बेटी की 5 वर्ष के पहले की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। तो 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यही एक्सप्रेशन जो है वो बन रहा है कि 4 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5। ठीक है, और इसी एक्सप्रेशन से दोनों की आयु हम निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों की आयु हमसे नहीं पूछा गया है, केवल समीकरण के बारे में विकल्प दिए गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पहला दूसरा नहीं है, आपका 4 आ रहा है तीसरा में, तो 4 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 5, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल रहे हैं हम लोग 37 प्रश्न पे। ये प्रश्न हम लोगों से क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 6250 की एक राशि का मिश्र धन 2/3 है, यानी 2.3/4 वर्ष, यानी 2 वर्ष और 3/4 वर्ष के पश्चात जो होगा वो मिश्रधन कितना होगा। ये जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित हमारे पास प्रश्न है। तो इसमें देखिए ब्याज जो आपका है वो मूलधन जो है वो 6250 है, दर है 8%, और जो समय दिया हुआ है वह है आपके पास 2.3/4 वर्ष। तो देख लेते हैं इसका हल। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के नियम से हम लोग निकालेंगे, जिसको हल किया है हमने, और ये प्रश्न ये हमारे पास दे रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कि P जो ऐसा कि हम लोगों ने देखा 6250 दिया है, R 8% दिया है, और टाइम 2 होल 3/4 ईयर्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह के एक्चुअली जो थी रूल है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें जो A होता है अमाउंट, वो A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू दी पावर n होता है, जहाँ n जो है नंबर ऑफ टाइम्स बताता है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जो है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो इंटरेस्ट है वो इन विच टाइम्स कंपाउंडेड। जैसे भाई जो है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, यानी त्रैमासिक अर्धवार्षिक इस तरह का भी हो सकता है। तो हमको ये देखना होता है कि एक वर्ष में, ठीक है, या जो वर्ष जितना भी वर्ष दिया हुआ है उसमें ब्याज कितनी बार जो है कंपाउंडेड हुआ है, कितनी बार चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, वो मान होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो आपका रेट है, ब्याज है, वो तो ईयरली है। ठीक है, लेकिन जो ईयर दिया गया है वो 2 होल 3/4 है। तो इसके लिए जो है सो हम लोग फॉर्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। इस तरह के बटा में जब आ जाता है कि ये यहाँ पर इसको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं, कि जो यहाँ पर जैसे देखिए 2 होल 3/4 है, तो ये 2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, लेकिन जो 3/4 है उसको हम लोग जो है सो अलग तरह से ट्रीट करते हैं। उसको हम लोग यहाँ पर 1 प्लस वो जो 3/4 है, क्योंकि 3/4 के लिए अब रेट कम ना होगा, तो उस रेट के लिए इंटू हम लोग कर देते हैं, यही रहेगा।
लेकिन चूंकि अब वो पूरा पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब पूरा ईयर नहीं है, पूरा ईयर ब्याज कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो जितना के लिए ब्याज कैलकुलेट हो रहा है उसी के लिए केवल हम बात करते हैं। इसलिए आर को जो है सो अब हम 8% या जो भी आर है वो नहीं रखने देंगे, बल्कि वो 3/4 टाइम के लिए निकालना है, तो आर को 3/4 ही हम कर देंगे। यानी आर के जगह पे जो है 3/4 आर लिखेंगे और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 1 2 चाहे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस टाइम के लिए हम लोगों को निकालना था वो तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ एक्चुअली पावर 1 है कि 1 ईयर के अभी लिए नहीं निकल रहा है, 3/4 के लिए ही निकल रहा है, इसलिए इससे हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये इसी को हमने परिवर्तन किया है इस फॉर्मूला में निकालने के लिए। और जब ए निकल जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालने के लिए जो है वो ए में से जो हमारे पास है उसको पी को घटा देते हैं, और जब घटा देते हैं तो हमारे पास सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास उसमें हम लोगों ने जो है ऊपर ये इसको इस फॉर्मूला को ही यूज किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये हमारे पास क्या आ रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम क्यों यूज कर रहे हैं इसकी चर्चा हमने कर दिया आपको, और इसी फॉर्मूला पर जब हम रख के आर को 8 और 6250 पी का मान रख के जब हम लोग हल करते हैं तो हमारे पास जो सही उत्तर आ रहा है वह आ रहा है 27.40, यानी 7727, ठीक है, 0.4 इतना आ रहा है। ठीक है, ये 27 25 हमारे पास स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लीजिए, इसको ये कर लीजिए, नीचे 100 का जो है सो आप बना सकते हैं। ठीक है, और 100 बनाने से नीचे क्या होता है कि दशमलव लगाने में आपको आसानी होती है। ये 27 का आप स्क्वायर कर देंगे तो जो है 27 का स्क्वायर 729 आ जाएगा। तो इसको हल करके आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये इतना आ रहा है। तो जो ये प्रश्न हमारे पास था इसका जो है ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है, ये जो 7727.40। ठीक है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रश्न है, और चक्रवृद्धि ब्याज में जो 2 नियम लगते हैं उसकी चर्चा हमने आपको कर दिया हुआ है कि ए बराबर जो है वह जो अमाउंट होता है, जो मिश्रधन जिसको हम लोग कहते हैं, वो p इंटू 1+r/100 टू दी पावर n होता है। जहां आपको ध्यान रखना है कि n आपको बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इन विच कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, यानी कितनी बार जो है इंटरेस्ट विद इन टाइम जो दिया गया है उसमें कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, लग रहा है। और अगर इसी फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर देते हैं, अगर ये फ्रैक्शन में n आ जाता है तब, ठीक है ना, या ईयर जो भी दिया है वो फ्रैक्शन में आ जाता है, तब किस तरह से मॉडिफाई करते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो है ए में से हम लोग पी को घटा देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 38वां जो है हमारा प्रश्न, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% पर अंकित करता है। ठीक है, यानी जो क्रय मूल्य है उससे 40% बढ़ा करके अंकित करता है, यानी उसका अंकित मूल्य जो है 40% अधिक है, और फिर उस अंकित मूल्य पर वो 40% बटा देता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास ट्रिक भी है, और दूसरा जो है सो आप 100 मान करके भी इस तरह के प्रश्नों को जिसमें प्रतिशत निकालना हो आप 100 मान के भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि इस 38वां प्रश्न के लिए कि जो क्रय मूल्य था वो था आपका 100 रुपया, सीपी जिसको हम लोग कहते हैं वो 100 रुपया था। तो भाई अंकित मूल्य जो उसका है जिसको हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं, तो वो 40% अधिक अंकित किया है, तो वो 140 हो गया। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है वो इस पर वो 40% छूट देता है। ठीक है, तो 40% छूट देता है 140 पर, तो भाई 140 पर 40% का वो छूट दे रहा है, तो जो छूट देने के बाद मूल्य होगा वही उसका विक्रय मूल्य होगा। तो एसपी निकालने के लिए आप 140 का 40% इसमें घटा देंगे। देखिए 140 का जो 40% आएगा तो 40/100 करिएगा, तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 14 चौका कितना आ गया हमारे पास 56, तो ये 56 जो आ रहा है वो घट जाएगा, 140 में से क्या हो जाएगा
56 घट जाएगा, क्योंकि ये 56 रुपया जो आया हुआ है सेलिंग प्राइस नहीं आया हुआ है। ये तो ये बता रहा है कि 40% 140 का कितना है। ठीक है, अब उसको घटाएंगे एमपी में से 140 में से 56 को, तब हमको एसपी मिलेगा जो आ रहा है कितना, ये देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, और ये 13 में से 5 जाएगा 8, 84। लेकिन एसपी देखिए जो है सो 84 है, लेकिन क्रय मूल्य कितना था 100। और क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य कम है तो उसको क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ हानि हो रहा है, और हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, और क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, क्योंकि हानि तभी होती है जब अधिक दाम पे खरीदा गया हो और कम दाम पे बेचा गया हो। तो यहाँ 100 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया 84 में, तो हानि ही होगा। तो हाथ कितना का हानि होगा, 100 में से 84 घटाएंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 16। और चूंकि ये 100 पर कैलकुलेशन हो रहा है, इसलिए प्रतिशत जो है वो भी 16 ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत के लिए आप क्या करिएगा, हानि बटा में क्रय मूल्य गुने 100, लेकिन क्रय मूल्य तो 100 है, तो बटा 100 गुने 100 करिएगा तो 100 कैंसिल, जो आ रहा है वही प्रतिशत में आता है। इसलिए प्रतिशत तरह में अगर लाभ हानि इस तरह का निकालना हो तो आप 100 मान करके करेंगे, आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो कितना है, 16%, वो भी क्या, हानि। ध्यान रखना है, हानि। ठीक है, इस तरह के देखिए प्रश्नों के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी आता है कि जो लाभ हानि अगर दोनों दे रहा हो तो उसके लिए हम लोगों के पास इस तरह का चीज़ आता है कि ये आपके पास कि जैसे लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, मान लीजिए एक्स वाई है, तो उसके लिए नियम ये है कि अगर लाभ एक्स हो रहा है तो एक्स, हानि वाई हो रहा है तो माइनस वाई, और फिर दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल माइनस एक्स वाई होगा बटा में 100, इस तरह का। ठीक है, इस तरह का। या डिस्काउंट भी हम लोगों को जब निकालना होता है कि डिस्काउंट जब दो डिस्काउंट दिए हो गए हैं, मान लीजिए प्रश्न देता है कि कोई वस्तु पर जो है 20% और 30% का क्रमित बट्टा दिया जा रहा है या छूट दिया जा रहा है, तो समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो उस केस में भी जो है सो हम लोग इस तरह के नियम को यूज करते हैं। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि चिन्ह जो है प्लस माइनस इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए 20 और 30 दोनों बढ़ ही रहा है तो दोनों प्लस में आएगा, और समतुल्य के केस में जो है सो दोनों जो हमारे पास रहेगा, ये यहाँ जो आएगा वो प्लस रहेगा लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन इस तरह के प्रश्नों में होते हैं। तो ये एक्स वाई और एक्स वाई पर भी तरह तरह के जो है हमारे पास रूल्स हैं जो हर तरह के प्रश्न में लगता है। तो यहाँ पर जो है सो जो हमारे पास दिया है उसमें ये वाला लग रहा है, क्योंकि ये 40 प्लस है, फिर 40 माइनस है, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 गुने 40, ये देखिए 4 गुने 4 1600 हो जाएगा, और बटा में 100। तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जा रहा है, ये 100 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो -16 आ रहा है। -16 बता रहा है कि 16% की हानि हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 16% हानि। अगला प्रश्न है 39 हमारे पास कि किसी चतुर्भुज के जो कोण है वो 2 3 5 8 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक और उसके छोटे सबसे छोटे कोण के पूरक का निकालना है। तो देखिए जो है संपूरक और पूरक निकालने के लिए क्या करते हैं कि संपूरक निकालने के लिए 180 में से घटाते हैं, और पूरक निकालने के लिए जो है सो वो हम लोग 90 में से घटाते हैं। 1 से 5 वाले वीडियोज में हमने जो है इस तरह के प्रश्नों का पूरक संपूरक निकालने के प्रश्न भी लिए हुए थे, और उसमें निकालने का तरीका भी बताया था आपको। तो और चतुर्भुज के सभी जो कोण होते हैं उनका योग जो होता है वो 360 होता है, और त्रिभुज में 180 होता है। इस तरह से निकलता है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज कोई भी आप ले सकते हैं। उसके लिए ट्रिक होता है कि जो भी एन जितना भी भुजा है उस पर चलता है वो कि n-1 इंटू 180 डिग्री, n-1 इंटू 180 डिग्री कर दीजिएगा तो वो काम हो जाएगा। जैसे त्रिभुज के केस में 3 रखिएगा, 3 में से 1 गया 2, 18 दूना जो है ये n-1 पे नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ गलती हो रहा है, n-2 पे चलेगा इंटू 180 डिग्री। ठीक है,
तो ये जब चलेगा तो 3 में से 2 घटेगा, 1 आ जाएगा। 4 के लिए करिएगा तो 2 आएगा। इस तरह से ये निकाला जाता है। किसी भी आपके पास बहुभुज के लिए आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो कोण दिए हैं 2, 3, 5, 8 के अनुपात में है। तो आप उसको मान सकते हैं कि ये जो कोण है वो 2x है, 3x है, 5x है और 8x है। ये मान सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है कि 3x है, 5x है और 8x है। अब इन सब का जो जोड़ होगा सम, वो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 और 5 10 और 8 18x आ जाएगा। ये 18x बराबर 360। अगर 18 से भाग दीजिएगा तो x बराबर 18 दूना 36, 20 आ जाएगा, 20 डिग्री। तो x बराबर देखिए 20 डिग्री आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस भाई सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 2x, 3x, 5x, 8x में से कौन है? 8x है। तो सबसे बड़ा कोण 8x है और सबसे छोटा कोण कौन है? वह सबसे छोटा कोण है 2x। तो 8x में 8 से जब 20 को गुना करिएगा तो 8 दूना 16, 160 डिग्री आएगा। और 2x में जब करिएगा तो 20 दूना 40 आएगा। अब देखिए बड़ा जो कोण है उसका संपूरक लेना है। तो संपूरक के लिए आप 180 में से घटाइएगा। तो 180 में से 160 घटाइएगा तो 20 डिग्री। और प्लस चूँकि जोड़ निकालना है, संपूरक और छोटे कोण के पूरक का योग निकालना है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। तो छोटा कोण है 40, उसका पूरक निकालने के लिए 90 में से घटाएंगे। तो 90 में से 40 घटेगा 50। दोनों को जोड़ेंगे तो 50 और 20 70 डिग्री। तो बड़ा कोण का संपूरक 20 और छोटा कोण का पूरक 50, दोनों का योग बताना है तो 70। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 70। किसी चतुर्भुज के जो कोण दिए गए हैं अनुपात, उनको आपको x लगा के मान लेना है। फिर उसका योग करके 360 के बराबर करना है। हल करके x का मान निकाल के फिर बड़ा कोण छोटा कोण निकाल लेना है। दोनों का संपूरक निकालना है, फिर पूरक निकालना है, जोड़ देना है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले रहे हैं। 40वां प्रश्न है हमारे पास कि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 और 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। और त्रिभुज की जो तीसरी भुजा की जो लंबाई है के लिए निम्न कथनों में से कौन से सत्य हो सकता है या सकते हैं। यानी जो कथन दिए गए हैं नीचे, वो तीसरी भुजा के लिए इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है, ये हमको निकालना है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से। देखिए ये समकोण त्रिभुज में बात की गई है। तो समकोण त्रिभुज में आपको दो बातों का ध्यान रखना है कि ये देखिए कोई समकोण त्रिभुज इस तरह का बनता है जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है। और उसके सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है अगर तो, और इसी में पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, इसमें कर्ण देखिए AC है, तो कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। इसको पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो दो भुजा यहाँ हमको समझना है कि दो भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 15 है और दूसरा 17 है। ये समझना है, एक भुजा 15 दूसरा 17। तब देखिए तीसरा भुजा अगर कर्ण होगा तो 15 और 17 से बड़ा होगा। और अगर वो कर्ण नहीं होगा, ठीक है, तीसरा भुजा अगर कर्ण नहीं होगा तो भाई इनमें से कोई एक कर्ण होगा। ठीक है। तो इनमें से अगर कोई एक कर्ण होगा तो वो कौन होगा? 17 होगा। तो 17 के स्क्वायर में से अगर 15 का स्क्वायर हम लोग घटाएंगे तो हमको वो भुजा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस शर्त का पालन हमेशा होगा। तो अगर मान लीजिए तीसरा भुजा, दो केस यहाँ बनते हैं कि अगर तीसरा भुजा कर्ण है तब उसका जो वर्ग होगा, मान लीजिए तीसरा भुजा जो है वो हमने मान लिया कि वो x है। तो अगर x है तो पहला जो केस है वो ये बन रहा है कि कर्ण का वर्ग, अगर x कर्ण है तो x स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। और जो दूसरा केस बनेगा वो दूसरा केस ये बनेगा कि अगर x कर्ण नहीं है, यानी तीसरा अगर कर्ण नहीं है, तो वो उसका जो वर्ग है
वो अगर 17 अगर वो कर्ण नहीं है तब 17 कर्ण होगा, तो 17 के स्क्वायर में से अगर 15 का स्क्वायर घटाएंगे तो उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15 15 यम 225 वर्ग, और ये 17 17 यम जो हो जाएगा वो 289 हो जाएगा। जोड़ देते हैं तो ये 9 और 5 14 के 4, ठीक है, 8 2 10 1 11 का 1, 8 देखिए 9 5 14 के 4, 8 2 10 1 11 का 1, हासिल 1, 2 2 4 1 5 आ रहा है। ठीक है, ये ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है ये, अगर एक्स करेंगे तो एक्स बराबर इसका वर्गमूल होगा, तो ये 500 के करीब है। तो देखिए 500 के करीब अगर हम लोग देखें तो 20 विषयम 400 होता है, 21 441 होता है, 22 विषयम 484 होता है, फिर क्या होता है 23 होता है। ठीक है, तो 23 तीसम 529 होता है। तो यह जो 514 है वो 529 से छोटा है और 484 से बड़ा है। ठीक है ना, यानी 22 का स्क्वायर से बड़ा है और 23 के स्क्वायर से छोटा है। तो 22 23 के बीच में ये लाइज करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि तीसरा भुजा 22 23 के बीच में है क्या। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन कह रहा है कि यह 20 और 23 के बीच में है, तो भाई ये आ रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अब चेक कर लेते हैं दूसरा केस में कि दूसरा केस में क्या आ रहा है। ठीक है, तो दूसरा केस में हम लोग देख लेते हैं। दूसरा केस में जैसे कि बात हम लोग ये कर रहे हैं कि दूसरे केस के लिए ये होना चाहिए हमारे पास कि एक 17 का जो स्क्वायर है उसमें से अगर 15 का स्क्वायर घटाएंगे तब एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्योंकि 17 अगर कर्ण है तो 17 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स स्क्वायर होगा, तो 15 का भाई इधर भेजिएगा तो माइनस में ना हो जाएगा, तो वो एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। और 17 17 हम ये 289 और माइनस 15 15 हम 225 और बराबर एक्स स्क्वायर घटा रहे हैं। 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 8 में से 2 गया 6, तो 64 बराबर एक्स स्क्वायर यानी एक्स बराबर 8। ठीक है, तो एक्स बराबर जो है सो 8 आ रहा है हमारे पास ये, और या एक्स बराबर आ रहा है आपका क्या 22 23 के बीच में, तो एक सही हो चुका है। तो एक्स बराबर 8 आ रहा है दूसरा। तो दूसरा के लिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। यह 4 और 7 के बीच में है, तो 4 7 के बीच में नहीं है भाई क्योंकि 8 आ रहा है। यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है, तो हाँ 8 आ रहा है चूँकि चूँकि तो ये 10 से क्या है छोटा है, इसलिए ये तीसरा भी सही है। तो बी और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन चौथा करेक्ट है, बी और सी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब लास्ट 41वां प्रश्न इसमें दिखाई दे रहा है। और भी प्रश्न है हमारे पास, पूरे जो है 30 प्रश्न है, 60 तक हैं, सभी को हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे। ये जो 41वां प्रश्न है वो हमसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप कितनी होगी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि कोई त्रिभुज है आपके पास, उसका एक ठो कोण है वो दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हमारे पास कि इस तरह का, देखिए ये त्रिभुज हमने बना दिया आपके लिए, ये त्रिभुज है, इसका एक कोण जो है 110 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखिए न्यून कोण सब बन चुका है, लेकिन मान लीजिए सपोज कर लीजिए हालांकि ये 110 डिग्री का है। ठीक है, अब अगर ये 110 डिग्री का है और तो दो और कोण आएंगे, तो दो तीनों कोणों का योग कितना होगा, तीनों कोणों का मान लीजिए ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी तीनों का कोण जो का योग जो है 180 आएगा। ए जो है 110 है तो बी और सी का योग 70 होगा, तो बी प्लस सी जो देगा वो 70 देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दिया जा रहा है हमारे पास कि इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बना कोण, तो ये बी का कोण का समद्विभाजक हमने खींच दिया, सी का भी समद्विभाजक खींच दिया, वो यहाँ मिल रहे हैं, तो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए अगर बी का समद्विभाजक लेंगे तो बी का आधा होगा, तो बी का आधा कर दिया, और सी का समद्विभाजक करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा सी का, तो इसको भी आधा कर दिया, तो इधर भी आधा हो जाएगा, तो ये 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 35। तो ये जो है आपका आ गया
और ये दोनों का जो जोड़ आ गया वो कितना आ गया 35। तो ये जो कोण समद्विभाजक वाला जो कोण है इसको निकालने के लिए, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, तो 180 में से 35 हम घटा देंगे तो हमारे पास ये तीसरा कोण मिल जाएगा, जो आ रहा है हमारे पास 100 कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक और तरीका है, देखिए इस तरह के प्रश्नों के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि इस तरह के जो है ये जो कोण होता है, ये कोण के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं कि ये कोण जो होगा वो 90 + a/2 होगा। ये भी फॉर्मूला ये निकाला जाता है हम लोगों के पास कि आएगा जो ये, वो उसके लिए आप कर सकते हैं 90 + a/2, जो ऊपर ए कोण है, सामने वाला कोण का आधा प्लस 90, ये कोण आता है ये वाला। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो 90 प्लस ए जो है 110 है, 110 का जो है आधा करेंगे तो 55 आएगा, जब जोड़िएगा तो ये भी आपको देगा 145। ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा होगा। दो तरह हमने आपको बता दिया, निकाल के भी दिखा दिया, और ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं 90 + a/2 का उस कोण को आप निकालने के लिए। ठीक है, तो वह चलते हैं अगला प्रश्न पे। अब हम लोग 42 प्रश्न 42वां प्रश्न है हमारे पास कि कोई त्रिभुज है, ये हमारे पास ABC कोई त्रिभुज है, और उसमें AB AC और BC जो है हमारे पास दिए गए हैं। एक त्रिभुज आपके लिए बना देते हैं, मान लीजिए कि ये ABC है, A है, B है, C है, और दूसरा जो त्रिभुज है वो PQR है, PQR। अब इसमें देखिए AB 4 दिया है, AC जो दिया है वो 5 दिया है, और BC दिया है 6। PQR में PR दिया है 4, PR 4, PQ 5, और RQ जो दिया है वो 6 दिया है। अब बताना है कि कौन सा त्रिभुज ABC जो त्रिभुज है वो किसके सर्वांग है। तो देखिए सर्वांग समता के लिए संगत भागों का बराबर होना आवश्यक होता है, और उसी संगतता का ध्यान रख करके हम जो है सर्वांग समता को लिखते भी हैं। तो देखते हैं कि त्रिभुज जैसे लिखा हुआ है ABC, तो जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांगसम होगा किसके, तो देखना होगा कि AB किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो AB देखिए 4 है, तो 4 और कौन है, तो PR है, तो इसलिए AB के सामने जो लिखा जाएगा वो PR लिखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ये बात देखना है, एक और चीज़ कि एक और को मिला लीजिए। ठीक है, तब आप तीनों को लिख पाएंगे। तो ये PR को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4, लेकिन इसमें RP भी तो मौजूद हो सकता है, क्योंकि उल्टा करेंगे तब PR लिखना है कि RP लिखना है, इसको क्लियर करने के लिए दूसरा को लीजिए। ठीक है, तो PR के बाद कौन है, RQ वाला। तो AB में भी देखिए AB के बाद कौन है, BC है, तो BC को लेते हैं, BC 6 है, और इसमें कौन 6 है, RQ 6 है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो होना चाहिए वो BC होना चाहिए, और यहाँ पे RQ होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा RQ। ठीक है, अब इसको तीसरा को भी आप देख सकते हैं, हालांकि हमारा काम 2 से ही हो चुका है, लेकिन तीसरा भी ऑलरेडी आएगा। तीसरा भुजा के लिए आप देखिए यहाँ पर AC लीजिएगा, AC, तो AC जो है 5 है, और यहाँ पर RQ है, तो यहाँ पे देखिए AC कितना हमारे पास दिया है 5, और यहाँ पे देखिए कौन है, PQ है, तो PQ आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 है, यानी ये सही है। त्रिभुज ABC वो किसके सर्वांगसम है, तो PRQ के, PRQ, PQR है, यहाँ PRQ ऑप्शन तीसरा है, तो तीसरा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चल रहे हैं। एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 घन क्यूब यानी मीटर क्यूब है वो पानी आ सकता है। ठीक है, इस टंकी की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है, तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब वो 2/3 भरा हुआ है। तो टंकी घनाभ के आकार की है, अधिकतम जो उसमें है इतना पानी आ सकता है, तो अधिकतम पानी इतना आ सकता है, मतलब ये जो दिया है वो आयतन दिया हुआ है,
यानी जो टंकी का आयतन दिया हुआ है वो दिया है 540। लेकिन टंकी जो घनाभाकार है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसलिए LBH हो जाएगा 540। ठीक है, लेकिन लंबाई 8 है और चौड़ाई 15 है, तो दोनों को LB के जगह पे रखेंगे तो गुना हो जाएगा, तो 15 अट्ठे कितना होगा 120। तो H बराबर कितना होगा 120 से इसको आपको भाग करना होगा, तो बटा 120 हो जाएगा ये। ठीक है, ये काट देते हैं और ये 54 आ जा रहा है आपके पास। ठीक है, 5 4 9 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 4 4 तिया 12, और ये 3 से कर दीजिए यहाँ पे, हालांकि 2 से भी डिविजिबल हो रहे थे, तो 3 से भी और 2 से भी डिविजिबल है, तो 6 से ही भाग कर दीजिए डायरेक्ट। तो 6 से भाग करिएगा तो 6 दूना 12 और 6 नवा 54। ठीक है, 9/2 यानी 4.5 आ जा रहा है। ठीक है, ये हाइट आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी अगर वो 2/3 भरा है, तो हाइट कितना है 4.5। अगर 2/3 भाग भरा हुआ है तो पानी की गहराई 2/3 भाग ना होगा पूरे का, तो इसलिए पानी की गहराई 2/3 भाग गुने ई पूरा ऊंचाई 4.5। तो 3 से करेंगे 15 तिया 45 यानी 1.5। ठीक है, तो ये 1.5 होगा और ये 15 दूना 30 यानी ये 3 मीटर आ रहा है। कितना 3 मीटर, ये आएगा 3 मीटर। ऑप्शन जो 4 है वो आपका क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है 3। आपको यानी बस करना क्या है, आयतन दिया है तो LBH बराबर आयतन, LB दिया हुआ है तो LB से अगर भाग दे दीजिएगा तो H निकल जाएगा। और चूंकि जो H पूरा है लेकिन 2/3 भाग भरा है तो H का 2/3 भाग निकाल दीजिए, मालूम चल जाएगा पानी की गहराई कितनी है। चलते हैं अगला प्रश्न पे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात 16:9 है। ये प्रश्न है हमारे पास 16:9, और दोनों त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वह है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो समबाहु त्रिभुज के भुजा जो हैं वो XY हैं या A1 A2 है, मान लीजिए XY ही मान लेते हैं अलग अलग। ठीक है, मान लीजिए एगो X है एगो Y है, दोनों का भुजा। ठीक है, तो जब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग लेंगे तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा वो √3/4 हम लोग करेंगे। तो √3 देखिए √3/4 X² एगो का होगा और दूसरे का √3/4 Y² होगा, और ये जो दोनों दिए गए हैं वो अनुपात है 16 और 9 का, तो इसलिए 16/9 आएगा। लेकिन ये √3/4 तो कट जाएंगे। ठीक है, और बचेगा X²/Y²। अब X²/Y² को आप कैसे लिख सकते हैं, X/Y का होल स्क्वायर। और इधर क्या लिख सकते हैं 16/9 को, तो 16 को 4 और इसको 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 चौके 16, 3 त्रिके 9, और यहाँ से देखिए X/Y हमको मिल जाएगा 4/3। ठीक है, यानी जो भुजा है दोनों का वो 4, पहला जो होगा वो 4 का गुणक होगा, दूसरा जो होगा Y वो 3 का गुणक होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ बताना ये है कि यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 है, तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी बड़ी अधिक है। ठीक है, तो दोनों की भुजाओं को हमको देखना होगा, निकालना होगा, और वो निकलेगा कैसे, इससे कि छोटी त्रिभुज का परिमाप 63 है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं आगे। छोटा जो त्रिभुज हम लोग है, मान लीजिए X और Y में, वो Y छोटा है क्योंकि वो 3 टाइम्स है और वो अगला जो है वो 4 टाइम्स है। तो Y छोटा है तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका परिमाप जो होगा वो 3Y होगा। और छोटा त्रिभुज का परिमाप 3Y होगा, लेकिन वो दिया कितना है 63, इसलिए Y का मान कितना होगा, वो 21 हो जाएगा, क्योंकि 21 दिया 63। अब Y का मान यहाँ 63 रख दे, 21 रख दीजिए, तो ये 21 X का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये 4/3, ये Y गुना हो जाएगा, तो गुने 21, ये गुना हो जाएगा 3 7 और 7 चौक 28।
ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 28 और y का मान कितना आ गया 21। तो 28 बड़ा भुजा का मान है और 21 छोटा भुजा का मान है। और हमको निकालना कितना है अंतर, कि अंतर क्या है उनका भाई। तो अंतर 28 में से के 21 कितना माने बड़ा है, तो कितना बड़ा है 21 से 28 कितना बड़ा है 7, यानी 7 बड़ा है। ठीक है, यही प्रश्न में कहा जा रहा था। देख लीजिए कि बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है। तो एक 28 आया, एक 21 आया, तो कितना अधिक है 7 अधिक है। ये आज जो इसका उत्तर आ रहा है वह आएगा 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 45वां प्रश्न है हमारे सामने कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी ये 1/2 BH और ये बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है लेकिन उस वृत्त का परिमाप कितना है 6 पाई है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, वो कितना है 6 पाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल, ये 2 तिया 6, तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर आ गया 3। ठीक है, अब इस आर का मान यहाँ हम 3 रख देंगे। त्रिभुज का आधार कितना है 8 है, यानी बी का मान है 8। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि 1/2 गुने आधार यानी 8 गुने ऊंचाई h, क्योंकि इसकी संगत ऊंचाई हमको निकालना है। दिया गया है कि इसकी संगत ऊंचाई है यानी कितना है, तो ऊंचाई h ही रहने देते हैं और ये पाई है। तो पाई आर स्क्वायर हमारे पास है, तो आर कितना आ गया 3, आर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ये 2 चौका 8, तो h बराबर कितना आ गया, ये 4 इधर भेज दीजिए तो 9 पाई बाई 4, 4 से भाग दीजिए तो 4 दूना 8। ठीक है, भाग दीजिएगा, एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा, दशमलव लगाइएगा तो 25 पाई आ जाएगा, 2.25 पाई। ऑप्शन देख लेते हैं, पाई 2.25 है, 2 है, 2.25 पाई है। तो यही ऑप्शन चौथा क्या है सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 46वां कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य तथा परिसर का माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये प्राइमरी वाले भी वीडियोज में उस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लिया हुआ है कि जो आंकड़े हैं उसका बहुलक माध्यक और परिसर कैसे निकालना है और माध्य कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। देखिए जो किसी आंकड़ा जो होता है, ये बताए भी हैं हम लोग कि उस आंकड़े में जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही आंकड़ा बहुलक कहलाता है। ठीक है, जो माध्यक है वो बढ़ते या घटते क्रम में डेटा को अरेंज करने के बाद जो बीच वाला मान होता है उसको ही हम माध्यक कहते हैं या माध्यिका कहते हैं। और परिसर निकालने के लिए सबसे जो बड़ा जो आंकड़ा है उसमें से सबसे छोटा घटा देते हैं। और माध्य निकालने के लिए जितने आंकड़े दिए गए हैं उस सब को जोड़ के और उनकी संख्या से हम भाग करते हैं। तो देख लेते हैं इस प्रश्न में हमारे पास क्या है कि 2 है 1 है, इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, बढ़ते क्रम में इसको हम लोगों को लिखना होगा। तो बढ़ते क्रम में इसको लिखने पर जो है वो आएगा आपके पास, सबसे जो छोटा आंकड़ा है वो 1 है, फिर जो आएगा वो 2 है, और 2 जो है आप देखेंगे तो 2 बार है। उसके बाद 3 आएगा और 3 जो है सो वो भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है 4 आया है जो 3 बार आया है, 3 बार। उसके बाद जो है वो 6 आया है 1 बार, फिर 8 आया है 2 बार, फिर 9 आया है, फिर 14 आया है। ठीक है, ये टोटल जो आंकड़े हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आंकड़े हैं। ठीक है, सबसे अधिक बार जो आया है आप देख रहे होंगे, तो सबसे अधिक बार जो आया है वो 4 आया हुआ है, इसलिए बहुलक कितना होगा, बहुलक होगा 4। ठीक है,
और जो माध्यिका है वो 13 टोटल चूंकि दिए हैं बाद, और बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया है, तो वह जो होगा 6 इधर 6 उधर यानी 7वां होगा। तो 7वां देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, इसलिए माध्यिका भी कितना आ गया, 4। अब देखना है परिसर। तो परिसर देखिए सबसे बड़ा मान है 14, सबसे छोटा मान है 1। 14 में से 1 आप घटा लेंगे तो परिसर आ जाएगा। तो परिसर बराबर 14 माइनस 1 जो दे दिया 13। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इन सब का माध्य निकालना है, यानी बहुलक माध्यिका और परिसर का माध्य निकालना है, पूरा आंकड़ा का नहीं, इन तीनों का। तो 3 को जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे, तो 4 4 8 और 13, ठीक है। 13 और 8 जो आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 21, और 21 को 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 है ये सब, तो आ जाएगा 3 सत्ते 21, यानी कितना आएगा, 7। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है चौथा 7, ठीक है। जो आंकड़े दिए गए हैं उसका बहुलक निकाला, यानी सब अधिकतम कितनी बार आया है, कौन सा आंकड़ा, और माध्यक यानी बीच वाला, परिसर माने सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, और माध्य निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। 47वां प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी जो हैं लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, यानी आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उस स्थिति से देखिए, तो आपके क्लास में जो है कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की जो परीक्षा है और जो भी परीक्षणों हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे, ठीक है, कि अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे, कि कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। तो इसमें देखिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है कि आप कारणों को ढूंढेंगे कि कारण क्या है, निदान मतलब कि उसको आप पता लगाइए, ठीक है, और फिर उसके उपचार के लिए आप सही कदम उठाइए कि क्यों परिणाम ये गड़बड़ हुआ है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी रूपरेखा आप तैयार करिए, ठीक है। जिस तरह से डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले वो टेस्ट लिखता है जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, और फिर वो रिमीडियल जो है वो उपचार उस टेस्ट के आधार पर करता है। तो उसी तरह से टीचर को सबसे पहले डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर उसके लिए रिमीडियल टीचिंग्स को करना होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो तीसरा है, कि जो है वो कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न है 48वां, कि गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी, यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता को आपको देखना है, और उसके लिए आपकी नीति क्या होगी, और कक्षा कैसा है आपका, समावेशी कक्षा कक्ष है। तो समावेशी शिक्षा जो है आपको ये ध्यान रखना है कि वो सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करती है, बिना किसी जातीय, धर्म, संप्रदाय, आर्थिक, राजनीतिक, योग्यता स्थिति, इन सभी को ध्यान में रखे बगैर वो शिक्षा का समान अवसर प्रदान करती है। तो इसी को ध्यान में रखकर आप इसका उत्तर करेंगे। ऑप्शन दे रहा है शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे, तो भाई नहीं, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि समावेशी कक्षा कक्ष है। उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे, तो ये भी नहीं है। गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे, ये भी गलत है। गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे, ठीक है, तो ये गलत है। ये वाला सही है, ये जो दूसरा था हमारा ये सही है, कि वैकल्पिक जो है अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति का अभिकल्पना करेंगे, यानी हम सोचेंगे उनके लिए। ये वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, अधिगम अध्यापन की विधि और पद्धति की बात कर रहा है, ठीक है ना, आकलन पद्धति की बात कर रहा है। तो उसको हम वैकल्पिक उसके लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो दृष्टिबाधित बच्चों को अब हम जो है फिगर वाले प्रश्न अगर उनको हम देंगे तो भाई वो समस्या होगी, तो उनको ध्यान में रखकर हम वैकल्पिक जो है सो जो श्रवण आधारित हो उस तरह के क्रियाकलाप में उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। तो ऑप्शन जो 2 है, दूसरा है, वो करेक्ट है। 49वां प्रश्न है हमारे पास, कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि
और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियाँ प्रयुक्त हो सकती हैं। ठीक है, गणित में जो है रुचि और उसकी अभिवृत्ति दोनों को परखना है। तो उसको परखने के लिए देखिए, जो रुचि और अभिवृत्ति, जो इंटरेस्ट है और जो उसका एप्टीट्यूड है, ये सब इसको चेक करने के लिए जो देखिए जो अच्छा है वो चेक लिस्ट टाइप की चीज़ें का प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी जांच सूची, जैसा कि ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। जांच सूची है, पोर्टफोलियो है, कागज़ पेंसिल परीक्षा है। ठीक है, पोर्टफोलियो जो है जिस तरह से जो है बुलेटिन बोर्ड या जो भी चीज़ें हैं है नोटिस बोर्ड होता है, उस तरह की जो है सो जानकारी भरा बोर्ड होता है। तो जांच सूची है, पोर्टफोलियो है, ये हम कर सकते हैं। परियोजना भी कर सकते हैं, और सहभागिता, कक्षा की सहभागिता भी दिया जा रहा है, तो कक्षा की सहभागिता भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन सबसे जो बेस्ट है वो तीसरा है। जांच सूची भी देखिए आ रही है, पोर्टफोलियो भी आ रहा है, प्रोजेक्ट भी आ रहा है, और कक्षा की सहभागिता भी आ रही है। तो तीसरा ऑप्शन इज बेस्ट, यानी इसका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा, वो सबसे बेस्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास 50वां कि कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं यानी प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, कक्षा कक्ष की एक रसता को भंग करना, ये गलत है, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रश्न है वो सर्वेक्षण पर आधारित है, यानी आंकड़ों पर आधारित है, क्योंकि सर्वेक्षण के द्वारा वो जो है कुछ ना कुछ आंकड़े, क्योंकि मैथ में देखिए जो है इस तरह के ऑब्जर्वेशंस वगैरह या कुछ भी है जो है वो प्रोजेक्ट्स कार्य में वो चूँकि गणित से जुड़ा हुआ है तो वो आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। तो उसी से यहाँ है कि भाई वो जो समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित कर सकती है, प्रामाणिक आंकड़े को एकत्रित करने का अवसर से विद्यार्थियों को प्रदान करना हो सकता है, और वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना भी हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है। ए बी है, तो ए बी भी है, ए बी डी भी है। तो देखिए ए बी भी सही हो सकता है, लेकिन ए बी डी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, सी चूँकि गलत है, जो तीसरा और दूसरा में है तो ये गलत हो जाएंगे। तो ए बी डी जो है वो चौथा में है, तो यही सबसे बेस्ट आ रहा है कि यही जो है वो सबसे सही है, इसी को हम लोग सही मानेंगे, और वो सही भी है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। तो देखिए गणित में जो है वो रेखा, बिंदु और समतल, ये तीन आपको याद रखना है कि रेखा, बिंदु, रेखा और जो समतल हैं यानी पॉइंट, लाइन और प्लेन जो है ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है हमारे पास, अपरिभाषित हैं कौन कौन, पॉइंट यानी बिंदु, लाइन और प्लेन, ये ध्यान आप रखना है। तीन को छोड़कर हमारे पास है चतुर्भुज का विकर्ण, उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि कोई चतुर्भुज है, उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं उसको मिला देने पर जो रेखा प्राप्त होता है, ठीक है, उसी को हम लोग विकर्ण कहते हैं। और किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्णों को निकालने का भी सूत्र भी है कि n इंटू एन माइनस 3/2 जो है n इंटू एन माइनस 3/2 आप लगाएंगे तो किसी भी बहुभुज के लिए आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं, जो बहुत सारे प्रश्न में पूछ भी देता है कि भाई अष्टभुज में कितने विकर्ण हैं, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। बीजगणित यानी अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, अलजेब्रा में। तो अलजेब्रा में देख लेते हैं भाई, मानसिक चित्रण, सामान्यीकरण, क्रम परिवर्तन, माप। तो मानसिक चित्रण, सामान्यीकरण, क्रम परिवर्तन ये सब बीजगणित में उपयोग हो सकते हैं। माप में देखिए बीजगणित का कोई लेना देना नहीं है, यानी मापने तोलने का काम में बीजगणित का कोई विशेष लेना देना नहीं है। क्रम परिवर्तन यानी ऑर्डर मायने रखता है बीजगणित में। सामान्यीकरण भी हम लोग नियम भी बनाते हैं बीजगणित में, जैसे a+b का होल स्क्वायर का सूत्र एक सामान्य रूप से निकाल दिया हमने। मानसिक चित्रण भी होता है इसमें। ये माप जो है इसका जो है महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण पूछा है कि कौन नहीं है, तो माप तौल जो है ये आप इसमें बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है 53वां कि गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ है।
तो कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, प्रश्न हल करना, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। ये चौथा ऑप्शन सही है कि प्रश्न रखने का मतलब है, यानी प्रश्न बोलने का मतलब है कि जो भी कंटेंट है, विषय वस्तु है, उससे आप कोई नया प्रश्न का सृजन करिए। जैसे हम कोई छात्र है, कोई भी किसी से कहते हैं कि आप कोई अपना प्रश्न रखिए, तो वो कोई प्रश्न जो है सो सृजन करेगा अपने जो भी कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, सब्जेक्ट है, तो उससे रखने से उसको सृजित करने से हमारा तात्पर्य होता है प्रश्न रखने का। ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है चौथा। अगला है कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होते हैं? बहुत सारे, अभ्यास प्रश्न, हल किए हुए उदाहरण, समन्वेषण के लिए प्रश्न और प्रमेय और उनकी उपपत्ति। तो देखिए हर पुस्तक जो है उसमें अभ्यास प्रश्न, उदाहरण, प्रमेय वगैरह तो होते ही होते हैं। प्रमेय और उनकी उपपत्ति देखिए जो है वो किस क्लास का है इस पर डिपेंड करता है। तो ये लगभग सब में होते हैं। हमको पूछा है अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए देखिए अन्वेषण के लिए अगर प्रश्न है, समन्वेषण यानी अन्वेषण से तात्पर्य है यानी जिसमें सृजनात्मकता के लिए प्रश्न है, जिसमें अनुसंधान के लिए प्रश्न है, वैसे पुस्तक जो है अच्छे माने जा सकते हैं। ठीक है, तो लिख से हट करके जो ऑप्शन है वो दूसरा है और वही सही है कि समन्वेषण के लिए प्रश्न अगर हैं पाठ्य पुस्तक में तो उसको हम अच्छी पाठ्य पुस्तक गणित का मान सकते हैं। क्योंकि गणित देखिए केवल जो है आपका वो रटन विद्या पर आधारित नहीं होता, उसके लिए सोच की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, अन्वेषण की ज़रूरत होती है, सोचने तर्क की ज़रूरत विशेष होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो प्रत्येक जो विषम प्राकृत संख्या, मान लीजिए विषम प्राकृत संख्या जैसे है वो 3, तो क्या वो अभाज्य है? तो है। ठीक है, और विषम में मान लीजिए क्या है 9, तो क्या 9 एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इसकी उत्पत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपरोक्त कथन के प्रमाण या खंडन हेतु आप कर सकते हैं? तो देखिए इस तरह का जो अगर है कोई कथन है, अगर उसको आपको सही साबित करना है तो आप तो उसको प्रमाण देना होगा, लेकिन अगर गलत साबित करना है तो आप एक उदाहरण अगर आप उसको दे दें, यानी काउंटर उदाहरण जिसको हम लोग कहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो खंडित हो जाता है। ठीक है ना, तो उस तरह के चीज़ों को हम खंडन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए हम लोगों ने एक उदाहरण आपको दे दिया 9 का, कि 9 जो है वो विषम प्राकृत संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। इसी तरह से देखिए 15 भी जो है विषम प्राकृत संख्या है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। तो ये क्या है? एक जो है खंडन विधि है, जिससे हम इस जो नियम को खंडित कर दे रहे हैं, तो इसका खंडन खंडन विधि द्वारा किया जा सकता है। अगला है गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? दुश्चिंता के लिए तो अब देखिए जो गणित है उसके लिए यहाँ ऑप्शन है लिंग, परीक्षा पद्धति, विषय की प्रकृति, पाठ्यक्रम। तो देखिए जो उत्तरदायी है वह विषय वस्तु पाठ्यक्रम परीक्षा पद्धति है, लेकिन लिंग से मैथ के जो हैं वो उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। मध्य की गणित में जैसे लोग कहते हैं भाई लड़के जो है गणित में तेज होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, तो ये जो है दुश्चिंता के लिए जो है वो लिंग उत्तरदायी नहीं है जैसा लोग मानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लिंग। लिंग जो है कोई किसी भी दुश्चिंता को बनाने के लिए वो उत्तरदायी जो है नहीं है। अपनी धारणा लोग अपने अनुसार बनाते हैं, लेकिन वो जो है वो लिंग पर डिपेंड करता नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि लड़कियां मैथ में तेज नहीं हो सकती हैं। देखिए ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है, नाम आप सुने होंगे शकुंतला देवी का। बहुत सारे मैथमेटिशियन हुए हैं जो लेडीज़ हुए हैं, महिलाएं हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। अगला जो है प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या -5/6 और 7/8 के बीच में नहीं है? ठीक है, तो आप इस तरह के प्रश्नों के लिए आप या तो हर को समान कर लीजिए या दशमलव में बदल लीजिए। ठीक है ना, इस तरह की विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जैसा कि नीचे 6/8 है और विकल्प में भी जो है 6, 4, 12, 24 है। इन सब का अगर हर का हम लोग देखें तो जो आ रहा है वो LCM, ठीक है ना, वो 24 आ रहा है। तो सबको जो है सो हम 24 अगर नीचे कर दें
तो भी हमको इसको आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप या दशमलव में भी आप बदल करके इसको करेंगे तो भी ये मालूम आपको चल जाएगा। और इसका जो सही उत्तर आ रहा है कि कौन सा बीच में नहीं है, तो वह आ रहा है -11/12। ये जो ऑप्शन चौथा है वो इन दोनों संख्याओं के बीच में नहीं आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इसका व्युत्क्रम कौन सा है, ये व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए व्युत्क्रम के लिए यहाँ पावर आप -1 कर सकते हैं, और ये पावर जो -1 है वो भीतर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो जो भीतर पावर दिए हैं उसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये 3/8 जो है वो उसका स्क्वायर आप आ जाएगा भीतर, 3/8 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुने ये 4 -4/5 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप करिएगा 3 तिरी 9, 8 8 64, गुने ये 4 को 3 बार करिएगा तो 4 चौके 16 चौके 64, माइनस चुकी है तो माइनस रह जाएगा, और 5 से 125 3 बार में। ठीक है, तो ये 64 तो कट जा रहा है, तो -9/125 आ जाएगा, -9/125। ये ऑप्शन जो है पहला सही आ रहा है। ठीक है, अगला जो है सो हमारे पास है कि इन दोनों में ए का मान निकालिए। 59वां प्रश्न हमारे पास है। 2 ही प्रश्न अब हमारे पास बचे हैं। 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर का पावर 3/2 है। तो देखिए 13 13 में 169 हो जाएगा, 5 5 25। ठीक है, का पावर है 3/2 और बराबर है 6 का क्यूब गुने ए। ठीक है, हल कर लेते हैं। 169 में से 25 जाएगा 144 का पावर 3/2 बराबर 6 क्यू इंटू ए का मान निकालना है। देखिए ये 12 बराबर में 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये बटा में क्या है, नीचे 2 है, तो इस बटा में 2 और 12 का स्क्वायर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 12 बचेगा, और पावर इसका 3 बच जाएगा, केवल 3/2 में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 12 का क्यूब बराबर 6 का क्यूब गुने ए। अब देखिए इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 2, और दोनों पे पावर बढ़ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3 बराबर 6 का क्यूब गुने ए। ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि पावर अगर सेम है तो नीचे वाले जो आधार हैं वो गुना हो जाएंगे, तो 6 दूना 12 का पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 6 का पावर 3 दोनों तरफ है, तो ए की जगह पे क्या है, तो इसका मतलब ए की जगह पे है ए बराबर 2 का पावर 3, और वो आ जाएगा 8। तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 का पावर 3, तो यही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि x जो है वह इस तरह से दिया हुआ है कि x √4243 बराबर y √867। x और y सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं मतलब उनका HCF 1 है। ठीक है, यानी उनमें कोई कॉमन नहीं है, इसका सीधा सा अर्थ ये है। ठीक है, तो x - y का मान निकालना है, तो x बटा y अगर हम करेंगे तो ये अंडर रूट, ठीक है, 867 और 243 है, तो 867 ऊपर लिख दे रहे हैं और नीचे 243, और होल कर दिए क्योंकि दोनों पर रूट है। अब देखिए ये क्या कट रहा है किसी से, क्योंकि 243 तो भाई किसी का वर्ग नहीं है, तो कट रहा है, अगर कॉमन तो काट देते हैं। 4 3 7 2 9, 3 से दोनों कट रहा है, 8 6 14 और 7 21, 3 से काट दीजिए तो 3 दूना 6 आ गया 26, 8 3 24, ठीक है, 27 9 तिया 27, इसको भी 3 से काट दीजिए तो ये 81 आ गया। और 289 किसका जो है वर्ग है, तो वर्गमूल 289 का 17 आ जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा। ठीक है, दोनों चूंकि अभाज्य हैं, दोनों में कोई चीज़ कॉमन है ये नहीं है, इसका मतलब यह है कि x 17 है और y 9 है। हमको x - y का मान निकालना है, तो x - y बराबर 17 - 9, और 17 में से 9 करिएगा तो 8 आ जाएगा, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, 8। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा 30 प्रश्नों का सेट जो है सो कंप्लीट किया, जो 2016 सीटेट एग्ज़ाम में पेपर 2 में आए हुए हैं, कक्षा 6 से 8 वाले एग्ज़ाम्स में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं ये, आपको अन्य एग्ज़ाम्स में भी इससे आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरह से हम जो है सो तैयारी करें, किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसका भी आइडिया आपको लगा होगा।
कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको दिमाग में आया होगा, और आप प्रश्नों को इस तरह से अन्य प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, अपनी जो है सो समझ विकसित करिए और एग्ज़ाम में अच्छे प्रश्न लाइए। ऐसे साथ, थैंक्स टू वॉच।